सोचिए, आप एक पुलिस ऑफिसर हैं और चोरी की एक वारदात को रेडियो पर लाइव सुन रहे हैं। फिर भी आप कुछ नहीं कर पाते और सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर चोर एक बैंक लूट कर फरार हो जाते हैं। आखिर कैसे? पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए और पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सितंबर 1971, लंदन। सुबह का सुहावना मौसम। वीकेंड के बाद लंदन की सड़कों पर आवाजा ही वापस लौट रही थी। सभी छोटे बड़े बिजनेस और दुकानें वापस खुल रहे थे। इसी बीच एक प्रतिष्ठित बैंक मैनेजर अपने बैंक की ओर बढ़ते चले जा रहे थे, इस बात से बेखौफ कि आज का दिन उनकी जिंदगी का सबसे डरावना दिन बनने वाला है। थोड़ी देर में वो बैंक के अंदर थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, सिवाय एक चीज के। वॉल्ट का दरवाजा थोड़ा खुला था। मैनेजर को शक हुआ तो वे वॉल्ट में दाखिल हुए और तभी सामने का नजारा देखकर उनकी आंखें फटी रह गई। उन्होंने देखा कि बैंक के सैकड़ों लॉकर टूटे पड़े थे। उनमें रखा सोना, चांदी, हीरे, मोती सब गायब थे। फर्श पर हजारों कागज बिखरे पड़े थे। लॉकर रूम में मानो जैसे भूचाल आया हो। सब कुछ तहस नहस हुआ पड़ा था। लेकिन ये सब आखिर हुआ कैसे? ना कोई फोर्स्ड एंट्री, ना अलार्म। सभी खिड़कियां, सभी दरवाजे, सब अच्छे से बंद थे। तो फिर लॉकर रूम में इतनी बड़ी सेंध कैसे? लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जब चोर इस वारदात को अंजाम दे रहे थे, तब उनकी सारी बातें रेडियो पर लाइव ब्रॉडकास्ट हो रही थी और यहां तक कि पुलिस उनकी बातें सुन भी रही थी। पर फिर भी चोर करोड़ों का माल उड़ाने में कामयाब हो गए। लॉयड्स बैंक, बेकर स्ट्रीट, लंदन। मार्टिन बेस्विक नाम का एक शख्स सूट बूट पहने हुए बैंक में दाखिल हुआ। उसने बैंक में खाता खुलवाने के लिए फॉर्म भरा और एक लॉकर के लिए भी अप्लाई किया। Please sign here. थोड़ी देर की कागजी कार्यवाही के बाद उस बैंक में उसका खाता तैयार था। Here's the cash and documents. फॉर्मेलिटी के लिए उसने उस खाते में कुछ पैसे भी डाले और लॉकर में डालने के लिए कुछ दस्तावेज प्रस्तुत किए। Thanks. Can I see the locker? मार्टिन ने खुद लॉकर देखने की इच्छा जाहिर की और बैंक कर्मचारी उसे लॉकर रूम में ले गई। लॉकर रूम में जाकर मार्टिन ने चारों तरफ अच्छे से देखा। उसके दिल की धड़कन सामान्य थी, पर उसके दिमाग में बिजलियां दौड़ रही थी। जैसे जैसे वो लॉकर रूम में आगे बढ़ रहा था, वैसे ही वो अपने कदम भी गिन रहा था। लॉकर रूम का नक्शा जैसे उसने अपने दिमाग में बिठा लिया हो। बैंक कर्मचारी के हिसाब से वो तो सिर्फ एक साधारण कस्टमर को लॉकर दिखा रही थी, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि अनजाने में उसने वो कर दिया था जिससे आने वाले दिनों में उस लॉकर रूम में रखी हर कीमती चीज का गायब हो जाना तय हो गया था। मार्टिन बेस्विक नाम का यह शख्स कोई साधारण कस्टमर नहीं, बल्कि क्रिमिनल गैंग द्वारा हायर किया गया एक जासूस था, जिसने न केवल बैंक का बल्कि लॉकर रूम का लेआउट भी अपने दिमाग में फिट किया और चुपचाप बैंक से चला गया। अब बैंक में उसकी एंट्री कानूनी तरीके से नहीं, बल्कि गैर कानूनी तरीके से होने वाली थी। Martin, you did a great job. That information is great. So here is the plan. बैंक से निकलने के बाद मार्टिन सीधा अपने गैंग के पास गया। Inside, and we will carry out the job inside. इस गैंग का सरगना एंथोनी गेविन नाम का एक शख्स था, जो एक शातिर चोर था। उसने पहले भी बहुत सी चोरियां की थी और वॉल्टस में सेंध लगाई थी, लेकिन जितना कुछ भी उसने बटोरा काफी नहीं था। जेल जाना उसके लिए कोई आम बात नहीं थी और छोटी मोटी चोरियों से उसे संतुष्टि भी नहीं होती थी। वो तो बस एक बड़ा हाथ मारना चाहता था और इस बार उसने कोई छोटी मोटी चोरी करने की बजाय सीधा किसी बैंक के लॉकर्स को लूटने का प्लान बनाया। इस तरह की किसी वारदात को अंजाम देना आसान नहीं होता।
बैंक के लॉकर्स रूम की दीवारें बहुत मोटी होती हैं। इनका दरवाजा यानी वॉल्ट डोर बेहद मजबूत और मोटे स्टील का बना होता है। इन्हें किसी हथियार द्वारा भेदा नहीं जा सकता और इनमें लॉक कॉम्बिनेशन भी कई प्रकार का होता है। आधुनिक वॉल्ट्स में हाईटेक कैमरे और अलार्म सिस्टम भी लगे होते हैं, लेकिन 1971 में ये टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं थी। केवल बेसिक अलार्म सिस्टम प्रचलन में थे। जो भी हो, एंथोनी बैंक में घुसकर वॉल्ट के दरवाजे के जरिए ही लॉकर रूम तक पहुंच सकता था, लेकिन उसने एक ऐसा अलग प्लान बनाया जो आज से पहले शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। एंथोनी ने सोचा कि वो जमीन के नीचे सुरंग बनाकर बैंक के लॉकर रूम तक पहुंचेगा। प्लान के मुताबिक एंथोनी ने डिसाइड किया कि पहले बैंक के पास कोई जगह खोजी जाए, कोई घर या दुकान, जहां से वे बैंक की तरफ जाने वाली अंडरग्राउंड सुरंग खोद सके। जल्द ही उन्हें पता चला कि बैंक से कोई 50 मीटर की दूरी पर एक दुकान किराए के लिए उपलब्ध है। एंथोनी ने फेक नाम से उस दुकान को किराए पर ले लिया और दुकान से लेकर बैंक के लॉकर रूम तक का सही रोड मैप तैयार हो, इसके लिए उसने मार्टिन को जासूस बनाकर बैंक और लॉकर रूम का जायजा लेने के लिए भेज दिया। मार्टिन से जानकारी पाकर एंथोनी ने सुरंग बनाने का ठीक अनुमान लगाया और फिर पूरा गैंग सुरंग खोदने की तैयारी में जुट गया। लेकिन उन्हें मालूम न था कि उनकी एक छोटी सी गलती से उनकी ये वारदात रेडियो पर लाइव ब्रॉडकास्ट हो जाएगी। 11 सितंबर 1971 एंथनी और उसके 4 साथी थॉमस स्टीवन, रैग टकर, टैरी पार्किंस और मॉरिस होप अपने प्लान को अंजाम देने के लिए तैयार थे। इनमें से मॉरिस होप का काम बाहर निगरानी करना था और किसी भी गतिविधि की सूचना को गैंग मेंबर्स तक पहुंचाना था। सुरंग खोदते समय उन्हें बाहर की खबर मिलती रहे, इसके लिए उन्होंने वॉकी टॉकी रेडियो इस्तेमाल करने का फैसला किया। जल्द ही सभी मेंबर्स ने अपने अपने टूल उठाए और बेसमेंट से शुरुआत करते हुए सुरंग खोदने में जुट गए। प्लान के मुताबिक उन्हें किसी भी हाल में 2 रातों में ही ये सुरंग खोदनी थी। दिलचस्प बात यह थी कि इसी वीकेंड पर बैंक के पास रोड वर्क भी चल रहा था और बैंक में लगे अलार्म सिस्टम अस्थायी रूप से डिसेबल थे। बैंक शुक्रवार दोपहर को बंद होकर सोमवार सुबह खुलना था। उन्हें किसी भी हाल में शुक्र और शनि, इन 2 रातों में सुरंग खोदकर इतवार को बैंक लूटना था। इसलिए गैंग ने शुक्रवार की शाम को अपना काम करना शुरू कर दिया और फिर रात के तकरीबन 11 बजे बैंक से थोड़ी दूर रॉबर्ट रोवलैंड्स नाम के एक व्यक्ति सोने से पहले किताब पढ़ने का आनंद ले रहे थे। उन्हें रेडियो सुनने का भी शौक था। समय का आनंद लेने के लिए उन्होंने अपने रेडियो को ऑन किया और किसी अच्छे ब्रॉडकास्ट को खोजने के लिए रेडियो की नॉब को घुमाने लगे। तभी उन्हें कुछ लोगों की आवाजें सुनाई दी। पहले तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया, लेकिन थोड़ी देर में वे समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। यह कोई साधारण रेडियो चैनल नहीं है। रॉबर्ट ने उस बातचीत को रिकॉर्ड करना शुरू किया और साथ में नोट्स लिखना भी शुरू किया। आवाज रुक रुक कर आ रही थी, लेकिन रॉबर्ट ने कुछ शब्द नोट किए, जैसे और खोदो, मिट्टी निकालो, बस थोड़ा और, गर्मी बहुत है, सुरंग खोदना आसान नहीं, लॉकर रूम यहीं होना चाहिए, इत्यादि। इन सब शब्दों को सुनकर रॉबर्ट का माथा ठनका और उसे एहसास हो गया कि हो न हो ये किसी बैंक को लूटने की तैयारी चल रही है। रॉबर्ट ने तुरंत पुलिस को फोन किया और पूरी बात बताई। पहले तो पुलिस को लगा कि रॉबर्ट मजाक कर रहा है, भला चोरी भी कभी रेडियो पर लाइव ब्रॉडकास्ट होती है। Right, I'll handle it. Thanks for the call. लेकिन रॉबर्ट के बार बार कहने पर वो उसके घर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने रेडियो पर खुद सुना कि वे लोग अभी भी सुरंग खोदने में लगे हुए थे और कोई कोड वर्ड न यूज करते हुए साधारण तरीके से ही बातचीत कर रहे थे। एंथनी और गैंग के बाकी मेंबर्स को कोड वर्ड्स की जरूरत इसलिए महसूस नहीं हुई क्योंकि वो अकेले में इस वारदात को अंजाम दे रहे थे। Control, this is ground team.
लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि जिस रेडियो द्वारा वो आपस में बात कर रहे थे, दरअसल वो बातचीत नेशनल रेडियो पर न केवल लाइव चल रही थी, बल्कि लंदन पुलिस उसे सुन भी रही थी। पुलिस इस लाइव ब्रॉडकास्ट को सुनकर हैरान थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। रेडियो फ्रीक्वेंसी की जांच की तो पता चला कि ये लंदन में ही किसी लोकल रेडियो की फ्रीक्वेंसी थी। सारी बातचीत को ध्यान से सुनने के बाद पुलिस ने अनुमान लगाया कि ये लंदन में किसी बैंक को लूटने की वारदात अंजाम दी जा रही है और ऐसा प्रतीत होता है कि चोर अभी बैंक तक नहीं पहुंचे हैं। पुलिस ने बाकी इलाकों से भी पुलिसकर्मी बुलाए और एक बहुत बड़े स्तर पर सर्च अभियान शुरू हो गया। पुलिस जगह जगह बैंकों के दरवाजे खिड़कियां चेक करने लगी। पुलिस के लिए एक समस्या यह भी थी कि वीकेंड होने के कारण सभी बैंक बंद थे। किसी भी बैंक का अंदर जाकर निरीक्षण करना संभव न था। उधर मॉरिस होप, जिसे निगरानी का काम सौंपा गया था, उसने देखा कि बाहर पुलिस वाले घूम रहे हैं। यहाँ तक कि एक पुलिस वाले ने उससे पूछा कि क्या मॉरिस ने रात में कोई संदिग्ध गतिविधि देखी। वीकेंड पर पुलिस का यूं गश्त करना और सीधा आकर सवाल पूछना मॉरिस का माथा ठनका। उसने सीधा जाकर गैंग मेंबर्स को बताया कि बाहर कुछ गड़बड़ है। गैंग मेंबर्स ने अनुमान लगाया कि हो सकता है उनकी बातचीत रेडियो पर सुनी जा रही हो, इसलिए उन्होंने रेडियो का बहुत कम और कोड वर्ड में इस्तेमाल करने का फैसला लिया। उधर पुलिस भी सारा दिन सर्च अभियान में जुटी रही। रात होने पर भी पुलिस रेडियो के पास बैठी रही और किसी क्लू का इंतजार करने लगी। लेकिन शनिवार की रात उस रेडियो पर बहुत कम बातचीत हुई और वो भी कोड वर्ड्स में। पुलिस समझ गई कि चोर चौकन्ने हो चुके हैं। अब पुलिस के पास ज्यादा वक्त नहीं बचा था। उन्हें किसी तरह इस गुत्थी को सुलझाना ही था। अगली सुबह पुलिस को एक व्यक्ति ने फोन किया और बताया कि उसके घर के साथ वाली दीवार में कुछ वाइब्रेशन हो रही है। वह व्यक्ति लॉयड्स बैंक के साथ सटी हुई बिल्डिंग के ऊपरी फ्लैट में रहता था। चोरों द्वारा भारी भरकम ड्रिल चलाने की आवाज शायद उसे सुनाई दे रही थी। पुलिस के लिए यह एक बहुत बड़ा अवसर था। किसी व्यक्ति द्वारा बैंक के साथ वाली दीवार में ड्रिल की आवाज सुनाई देना मतलब पक्का कुछ गड़बड़ थी। पुलिस ने बैंक की खिड़की से झांक कर देखा तो उसे कुछ नजर नहीं आया। उधर किराए की दुकान के बाहर गैंग मेंबर मॉरिस होप भी चौकन्ना खड़ा था। उसने देखा कि बैंक की खिड़की से एक पुलिस वाला झांक रहा है। उसने तुरंत अपने साथियों को रुक जाने का आदेश दिया। पुलिस पहले भी इस बैंक के 2 चक्कर लगा चुकी थी। उन्हें पहले भी कुछ न मिला था और इस बार भी कुछ संदिग्ध नहीं लग रहा था। और थोड़ी देर बाद पुलिस बिना कोई एक्शन लिए वापस लौट गई। पूरे वीकेंड पुलिस लंदन की गलियां छानती रही और तकरीबन 750 बैंकों के चक्कर लगा चुकी थी, पर अभी तक उन्हें कुछ असामान्य नहीं लगा था। और फिर 14 सितंबर 1971 दिन सोमवार, अपने ठीक समय पर सभी बैंक सामान्य तरीके से खुले। पुलिस भी किसी बुरी खबर का इंतजार कर रही थी। उन्हें पूरा विश्वास था कि कहीं ना कहीं से बैंक लूटने की खबर जरूर आएगी। और फिर थोड़ी देर बाद वही हुआ जिसका पुलिस को डर था। पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि बेकर स्ट्रीट में स्थित लॉयड्स बैंक में चोरी की वारदात हुई है। यह बैंक रॉबर्ट रोवलैंड्स के घर से कोई 1 मील से भी कम दूरी पर था, जहां बैठकर रोवलैंड्स और पुलिस चोरों की बातचीत सुन रहे थे। जांच की गई तो पता चला कि बैंक में लगभग 270 लॉकर तोड़े गए थे और रुपया, सोना, गहने, हीरे सब गायब हो गए थे। कुल नुकसान तकरीबन 15 करोड़। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स की माने तो असली नुकसान इससे भी कहीं बढ़कर था, क्योंकि बहुत से लोगों का सामान गैर कानूनी या टैक्स रहित था। This is the Lloyds Bank where the robbery just occurred. Police are still investigating the crime scene. Maria from London News. नुकसान चाहे कुछ ही रुपयों का रहा हो, पर केस तो चोरी का था
पुलिस ने जांच में पाया कि जिस सुरंग से चोर आए थे वो पास वाली दुकान से खोदी गई थी और ये भी पता चला कि ये दुकान किसी गॉर्डन लॉन्सडेल द्वारा लीज पर ली गई थी। गहरी छानबीन की तो मालूम हुआ कि ये गॉर्डन लॉन्सडेल पहले भी चोरी कर चुका है और जेल जा चुका है। Look at this photo. The shadow is all wrong. रिकॉर्ड खंगाले गए तो पता चला कि गॉर्डन लॉन्सले ने एक फेक आईडी का इस्तेमाल करके इस दुकान को किराए पर लिया था। Thank you. I'll file this right away. उसका असली नाम था एंथनी गेविन। अब पुलिस को उसकी तलाश थी। All right, let's rock this backyard. Yeah, let's. उधर लूट का सारा माल छुपाकर एंथनी और बाकी साथी आम जिंदगी जीने लगे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उन्हें विश्वास था कि वे पकड़े नहीं जाएंगे और धीरे धीरे मामला शांत हो जाएगा, लेकिन हर चोर कोई ना कोई सुराग पीछे छोड़ जाता है। उनके केस में भी ऐसा ही हुआ। Thank you. I'll process. एंथनी गेविन द्वारा दुकान लीज पर लेना उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुआ। पुलिस ने धीरे धीरे सबको अरेस्ट कर लिया। उन पर मुकदमे चले और सभी को सजा हुई, लेकिन इसमें भी वो खुश थे क्योंकि कुछ साल बाद लौट कर आने पर पे छुपाई हुई दौलत से ऐश कर सकते थे। इस कहानी के असली तथ्य ये नहीं कि एक बैंक में सुरंग बनाकर चोरी हुई या फिर सभी लॉकर लूट लिए गए। यहाँ तक कि इस चोरी का गलती से रेडियो प्रसारण भी उतना दिलचस्प नहीं है जितना कि कोर्ट द्वारा इस फैसले का दिया जाना, जो कई सवाल खड़े कर गया। कोर्ट ने इस केस से जुड़े लगभग सभी दस्तावेजों को 100 साल के लिए सील कर दिया, यानी कि इन दस्तावेजों को सन 2071 तक गुप्त रखा जाएगा। पर ऐसा क्यों? ऐसा क्या था उन लॉकर्स में जो सरकार को 100 साल के लिए इन्हें गुप्त रखना पड़ा? कुछ एक्सपर्ट्स की माने तो ये चोरी किसी क्रिमिनल गैंग द्वारा नहीं बल्कि अंडरकवर एजेंट्स द्वारा की गई थी। कुछ लोगों का मानना है कि उन लॉकर्स में राजकुमारी मार्गरेट की आपत्तिजनक तस्वीरें थीं। कुछ के अनुसार ये एक सीक्रेट स्पेशल ऑपरेशन था। इंग्लैंड जैसे आजाद देश में जहां न्यूज चैनल्स को भारी स्वतंत्रता है, वहां इस केस में मीडिया को भी खामोश कर दिया गया। जो चोरी दुनिया में पहली बार और शायद आखिरी बार रेडियो पर लाइव ब्रॉडकास्ट हुई, उसी की सच्चाई गुमनाम फाइलों में बंद होकर रह गई।